नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिखवाल और आप मुझे देख रहे हैं चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आप और हम करते हैं अपनी आने वाली परीक्षाओं पर चर्चा, परीक्षाओं की रणनीति पर चर्चा और जो परीक्षाओं के अपने विषय है, जिनमें से जो मैं विषय पढ़ाता हूं, मेरा विषय हिंदी, तो हम यहां पर करते हैं हिंदी पर चर्चा। और हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, अभी अपना जो चैप्टर है वो समास चैप्टर चल रहा था और समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, इन दो समासों को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगला जो तीसरा समास का जो भेद है, कर्मधारय समास। तो मित्रों शुरू कीजिए कर्मधारय समास। आज हम तीसरा समास पढ़ने जा रहे हैं, कर्मधारय समास। मित्रों आगे बढ़ने से एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें, मिलते रहें। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लाइक किए बिना नहीं रहेंगे, कमेंट किए बिना नहीं रहेंगे और कमेंट सेक्शन के द्वारा मित्रों आप अपनी समस्याएं भी हम तक यानी कि चाणक्य संस्थान तक पहुंचा सकते हैं, जहां हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर परीक्षागत समस्या का समाधान पूर्ण रूप से किया जाएगा मित्रों, क्योंकि हमारे लिए आपकी सफलता से बढ़कर और कोई मूल्य और कोई कीमत नहीं है। तो मित्रों आज हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। क्या होती है कर्मधारय समास की परिभाषा? तो मित्रों कर्मधारय समास का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका एक अन्य नाम भी है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या नाम बताया गया है इसका? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। संस्कृत व्याकरण में यानी कि अष्टाध्यायी में तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय समास को माना गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तत्पुरुष समास के दो भेद किए गए थे, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, जिनमें से व्यधिकरण तत्पुरुष समास के विभक्तियों पर आधारित जो भेद थे वो चले थे। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दोनों पदों की जो विभक्तियां होती है वो समान होती है, बराबर विभक्ति होती है। जो विभक्ति प्रथम पद में है, पूर्व पद में है, वही विभक्ति उत्तर पद में यानी दूसरे पद में होती है। और यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि जहाँ पर विभक्तियाँ समान हो जाती है वहाँ एक पद जो होता है, एक पद या तो वो कोई विशेषण हो जाता है और या कोई उपमान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर विशेषणों या उपमानों का प्रयोग हो वहाँ पर भी समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। और इसी को आधार बनाते हुए यानी विशेषण और उपमान को आधार बनाते हुए ही हम कर्मधारय समास की परिभाषा को लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक पद विशेषण या उपमान तथा शेष पद विशेष्य या उपमेय हो, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ कर्मधारय समास होता है। वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो ये इसकी एक परिभाषा हो जाती है। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और शेष पद क्या होता है? विशेष्य होता है। कई बार कुछ किताबों में या कुछ टीचर्स भी आपको इस प्रकार से पढ़ा देते हैं कि जहाँ पर प्रथम पद विशेषण या उपमान हो और उत्तर पद या दूसरा पद विशेष या उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो मित्रों ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा कि समास के जो दो पद होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक पद विशेषण या उपमान हो सकता है और शेष पद जो भी बचा हुआ है वो विशेष्य या उपमेय हो सकता है। तो जहाँ कहीं पर भी विशेषण या उपमान का कथन आ जाए वहाँ पर समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास के उदाहरणों पर। तो मित्रों मैं आपको कर्मधारय समास के जो उदाहरण है वो भी 5-6 प्रकार के उदाहरण बताऊंगा। हर प्रकार के उदाहरणों से मैं आपका परिचय करवाऊंगा ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपके समक्ष ना आए। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले पूर्व पद विशेषण। पूर्व पद विशेषण, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए हैं
कि समास के जो दो पद होते हैं उनमें से पूर्व पद यानी पहला पद यहाँ क्या होना है, विशेषण होना है। तो पहला पद विशेषण हो जाएगा तो दूसरा पद स्वतः क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो इस प्रकार से पहला शब्द विशेषण हो, इस प्रकार के अब हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण चुनने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, नीलकमल, सुपुत्र, और यहां पर मैंने लिख दिया है हरितपत्र, कृष्ण मृग। तो इस प्रकार के ये हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। इन उदाहरणों में आप देखिएगा कि जो पहला शब्द है वो क्या है, विशेषण है। जैसे कि हम बात करते हैं नीलकमल की, तो नीलकमल में जो पहला शब्द है वो क्या है, नील का मतलब क्या होता है, नीला, और दूसरे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कमल। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, नीला है जो कमल, यानी कमल की जो विशेषता है, कमल का जो वर्ण है वो वर्ण क्या है, नीला है। तो इस प्रकार जो नीला रंग है ये क्या हो जाता है, एक विशेषण हो जाता है, क्योंकि रंग सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। अब आप यहाँ पर देखिए कि नील कमल का हमने जो समास विग्रह किया है, नीला है जो कमल, इसमें नीला जो शब्द है वो शब्द क्या है, ये शब्द एक विशेषण हो जाता है। ये शब्द क्या हो जाता है, एक विशेषण हो जाता है। और शेष पद जो कमल है, ये कमल क्या हो जाता है, एक विशेष्य हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य प्रयुक्त हो गए। तो इस प्रकार इनमें समास कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब बाकी के जो उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे कि पहला शब्द हमने लिखा है सुपुत्र। तो मित्रों मैंने आपको अव्ययीभाव समास के अंतर्गत बताया था कि सु उपसर्ग से बनने वाला कोई भी शब्द अव्ययीभाव समास में नहीं आता है, को उपसर्ग से बनने वाला भी नहीं होता है, क उपसर्ग, क्योंकि ये जो उपसर्ग हैं ये विशेषणवत प्रयुक्त होते हैं। किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषणवत। तो सु कु क इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, या एक स भी आ जाता है कुछ मायने में, तो ये सभी के सभी जो उपसर्ग हैं ये विशेषणवत प्रयुक्त होने के कारण इनसे बनने वाले जो भी उदाहरण होंगे वो हम कर्मधारय समास के अंतर्गत ही रखेंगे। अभी हम और भी उदाहरण रखने वाले हैं। पहले एक बार जो उदाहरण लिखे हैं इनको एक बार अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पर जो मैंने आगे और शब्द लिखे हैं, आप उन शब्दों को भी एक बार देखें और बराबर उनको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, इनका समास विग्रह करने का प्रयत्न करें। और कोई समस्या हो तो हम आगे उसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे। जैसे पहला शब्द उसके बाद में हमारे सामने आया है सुपुत्र। तो सु शब्द का अर्थ अच्छा, श्रेष्ठ या सुंदर, इन अर्थों में लिया जाता है। यहाँ पर हम बात पुत्र की कर रहे हैं, तो पुत्र का जो गुण होता है उस गुण श्रेष्ठ के बारे में हम बात कर रहे हैं। समास क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ है जो पुत्र। समास विग्रह क्या हो जाएगा, सुपुत्र का श्रेष्ठ है जो पुत्र, तो वो क्या हो जाएगा, सुपुत्र। इसी प्रकार आगे शब्द आया है हरित पत्र। तो हरित आप जानते हैं, हरा भी क्या है, एक वर्ण है, एक रंग है, और पत्र का मतलब आप समझ सकते हैं पत्ता होता है। तो समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन में हम लिखेंगे तो हरे है जो पत्ते। अब इसी प्रकार से आगे शब्द आ गया है कृष्ण मृग। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, कृष्ण का मतलब क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो काला है जो मृग, मृग का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा हिरण। तो इस प्रकार काला है जो हिरण। इसी प्रकार से शब्द एक और बन सकता है, कृष्ण सर्प भी लिखा जा सकता है, काला है जो सर्प। तो इस प्रकार से कुछ शब्द और मैं लिख देता हूं, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया है मधुर वचन, और मैंने शब्द लिख दिया है का पुरुष। तो इस प्रकार से कुछ और भी शब्द बन जाते हैं। मधुर वचन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, मधुर है जो वचन। मधुर वचन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, मधुर। यहाँ मधुरता का संबंध जिह्वा से नहीं है, कानों से है, अर्थात जो सुनने में मधुर लगते हैं उन वचनों की यहाँ चर्चा की जा रही है। तो मधुर है जो
वचन, तो उसका समास वगैरह समस्त पद क्या हो जाएगा? मधुर वचन। इसी प्रकार से का पुरुष एक शब्द आया है, का पुरुष का अर्थ क्या हो जाता है? का मतलब हो जाता है कायर। कायर है जो पुरुष, वो क्या हो जाएगा? का पुरुष हो जाएगा। कभी कभी कुछ और भी शब्द आ जाते हैं, जैसे कि शब्द यहाँ पर लिख दिया कपूत, तो कपूत का समास वगैरह एक और शब्द हमने लिख दिया, मान ली कुख्यात। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि कपूत का समास वगैरह क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया है क कु इनका प्रयोग कर्मधारय समास में होता है, तो समास वगैरह क्या हो जाएगा कपूत का? बुरा है जो पुत्र। इसके लिए दूसरा शब्द कुपुत्र भी हो सकता है। अगला शब्द आया है कुख्यात, तो बुरी है जिसकी ख्याति, बुरी है जिसकी ख्याति, प्रसिद्धि, है ना, ख्याति या प्रसिद्धि। बुरे कार्यों में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो चुका है वो कुख्यात हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जो उदाहरण देखे हैं, इन सभी उदाहरणों में आपने देखा है कि जो पहला शब्द है वो पहला शब्द सब जगह क्या है? कोई न कोई विशेषण है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक शब्द और लिख दिया है, वीर पुरुष लिख दिया है, तो वीर पुरुष में भी आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला पद है वो यहाँ पर भी क्या है? विशेषण है। समास वगैरह क्या हो जाएगा? वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि इन सभी उदाहरणों में जो पहला पद है वो क्या है? विशेषण है। तो इन शब्दों को कर्मधारय समास के अंतर्गत पूर्व पद विशेषण के भाग में लिया जा सकता है, क्योंकि इन सभी शब्दों में पहला पद क्या है? विशेषण है, और दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में अगले भेद के बारे में। तो तत्पुरुष समास का जो ये भेद हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है पूर्व पद विशेषण के बारे में। अगला जो हम भेद पढ़ने जा रहे हैं वो हो जाएगा उत्तर पद विशेषण। वो क्या हो जाएगा? उत्तर पद विशेषण। उत्तर पद विशेषण से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दूसरा भाग क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यानी समास में जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इनमें से जो विशेषण का जो भाग होगा वो कौन सा होगा? उत्तर पद होगा। कौन सा भाग होगा? उत्तर पद। यानी विशेषण बाद में आएंगे, विशेष्य पहले आ जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत से उदाहरण आपको व्याकरण में प्राप्त हो सकते हैं, साहित्य में प्राप्त हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि ऐसे भी होते हैं उदाहरण। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर पद विशेषण की, तो यहाँ पर मैं शब्द लिख रहा हूं नराधम, नरोत्तम, नरोत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, नर नीच, पुरुषाधम, वचन तिक्त। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं, एक शब्द और लिख लेते हैं, पुरुषोत्तम। तो ये शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, नराधम, नरोत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, नर नीच, पुरुषाधम, वचन तिक्त और पुरुषोत्तम। इस प्रकार के ये कुछ शब्द हमने लिखे हैं। इन सभी शब्दों में आप देखिए, जैसे हम पहले शब्द की बात करें तो इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। पहला शब्द है नर और दूसरा शब्द क्या है? अधम। अधम का मतलब क्या होता है? नीच, दुष्ट, पापी। इन अर्थों में अधम शब्द का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि नर शब्द तो एक संज्ञा है, और इस संज्ञा के बाद में आया हुआ शब्द क्या है? अधम शब्द दुष्टता का पर्याय है। तो दुष्ट क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। तो ये शब्द क्या है? अधम शब्द विशेषण। तो अधम शब्द विशेषण, इसका मतलब जो यहाँ पर संज्ञा पद यानी जो नर शब्द है वो क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। तो इस स्थिति में आप यहाँ पर भी देखिए कि विशेष्य विशेषण का कथन हो गया है, तो विशेषण दूसरे पद में आ गया है। परिभाषा में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पद विशेषण होना चाहिए, शेष पद विशेष्य होना चाहिए।
तो वहाँ समास कर्मधारय हो जाता है। अब यहाँ पर विशेषण बाद में आया है तो भी आप समास क्या लिखोगे, कर्मधारय समास लिखोगे। तो समास क्या हो जाएगा, नर है जो अधम, नर है जो अधम। अधम का मतलब क्या हो जाता है, आप चाहें तो इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, नीच या दुष्ट, आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। तो नर है जो अधम, ये इसका क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। मित्रों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि समास में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक समास होते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, हम उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और क्यों होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। और अंततः हमें किसे समास का सही विकल्प मानना चाहिए, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। आप विश्वास रखिए, आपकी हर समस्या को समाधान करने का मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं मैं आपसे। अगला जो शब्द है वो शब्द है नरोत्तम। अब यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि नरों में उत्तम यानी सप्तमी तत्पुरुष समास में भी इसका समास वगैरह किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है मित्रों, मैं भी इस बात से नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कई समासों में, समास के भेदों में संचरित होते हैं। तो हम समास समाप्त करने के बाद में हम एक जो वीडियो बनाएंगे उसमें इन सारे अपवादों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप इन उदाहरणों को एक बार इस तरह से समझिएगा, हम आगे उनकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इसी कर्मधारय समास के अनुसार ही इन सबका समास विग्रह करेंगे। तो नरोत्तम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नर है जो उत्तम। क्या हो जाएगा, नर है जो उत्तम। इसी प्रकार पुरुष श्रेष्ठ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पुरुष है जो श्रेष्ठ। यहाँ पर भी आप देखिए कि श्रेष्ठ शब्द विशेषण है, बाद में आया है, उत्तम शब्द विशेषण है लेकिन यह भी बाद में आया है, यानी कि उत्तर पद विशेषण हो रहा है। नर नीच, तो इसका भी समास विग्रह क्या हो जाएगा, नर है जो नीच या दुष्ट कह सकते हैं, अधम कह सकते हैं, सभी पर्यायवाची हैं ये सभी शब्द आपस में इस प्रकार से। आगे हमने शब्द लिखा है पुरुषाधम, तो इसका भी समास विग्रह क्या हो जाएगा, पुरुष है जो अधम पापी। वचन तिक्त, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, वचन है जो तीखे, कर्ण कटु, कानों में चुभते हुए से जो वचन होते हैं उन वचनों को क्या कहा गया है, वचन तिक्त कहा गया है। तिक्त तत्सम शब्द है और तीखा इसका तद्भव रूपांतरण है। तत्सम तद्भव शब्दों में भी हम इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इन शब्दों को साथ साथ में पढ़ते चलिएगा ताकि आपके ज्ञान में, आपके सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि होती रहे। आगे शब्द आया है पुरुषोत्तम, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पुरुष है जो उत्तम। और सृष्टि में उत्तम पुरुष के रूप में केवल एक भगवान श्री राम का ही नाम लिया जाता है, तो इसका अन्य अर्थ भगवान से राम होकर के तत्पुरुष समास में भी ये शब्द आ सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि बहुत से शब्द बहुत से समासों में आते हैं, आगे हम उन पर चर्चा भी करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि जो विशेषण आ रहा है वो विशेषण उत्तर पद यानी कि दूसरे पद में आ रहा है। उत्तम, श्रेष्ठ, नीच, अधम, तीखे, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सभी के सभी क्या हैं, यहाँ पर विशेषण हो जाते हैं और जिनका स्थान क्या क्या है, बाद में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये उत्तर पद विशेषण हो गया है। आगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास का जो अगला शब्दों का जो रूपांतरण है उस पर किस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पूर्व पद उपमान, पूर्व पद उपमान। अब यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो पहला पद होगा वो क्या हो जाएगा, उपमान। मित्रों आपको बता दूं कि पहले हमने जो दो भेद पढ़े हैं कर्मधारय समास के, उनमें हमने विशेषणों के बारे में पढ़ा है। पहले भेद में विशेषण पहले था और दूसरे भेद में विशेषण बाद में था। इसी प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पूर्व पद उपमान, तो यहाँ पर जो पहला पद है वो उपमान होगा। हम उत्तर पद उपमान की भी बात करेंगे, आगे करेंगे उस बात में। यहाँ पर हम पहले पूर्व पद उपमान के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को एक बार लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है कमल, कमल नयन, कमल नयन, मुखारविंद,
कर कमल या अच्छा पूर्व पद उपमान लेना है, यहाँ बाद में आ गया उपमान, तो यहाँ पर शब्द ले लेते हैं मृग नयन, पर्वतोच्च, दुग्ध धवल, कोकिल कंठ, अमृत वचन और पाषाण हृदय। शब्द और भी इनके मिल सकते हैं, जैसे शब्द मिल जाएगा आपको सिंधु हृदय भी मिल जाएगा, वज्र वचन भी मिल जाएगा, या वज्र वचन लिख लो, या वज्र हृदय भी इसका एक और रूप बन सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। इन सभी उदाहरणों में आप देखोगे कि जो पहला पद है वो इन सभी में क्या होगा, कोई न कोई उपमान होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले विशेषण और उपमान को आप पहचानोगे कैसे। तो विशेषण और उपमान के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, तो आप उसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं विशेषण। वैसे हम विशेषण चैप्टर पूरा पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत डिटेल से इन शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ समास अध्याय के अंतर्गत संक्षेप में आपको इन चीज़ों से मैं एक बार परिचित करवा दूँ कि विशेषण क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं, पहले विशेषण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं जो विशेषता बताते हैं, जो विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब ये किसकी विशेषता बताते हैं, किस प्रकार से बताते हैं, इन पर हम विशेषण अध्याय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा इस अध्याय पर या इस बात पर चर्चा करना ज़रूरी नहीं है। तो जो विशेषता बताते हैं, और विशेषता किसकी बताएंगे, सामान्य रूप से अगर मैं बताऊं तो किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है विशेष्य। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। तो अब सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर कि विशेषण जितने भी होते हैं ये सभी विशेषण हमेशा निश्चयात्मक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, निश्चयात्मक। निश्चयात्मक का मतलब कि हमने जिस विशेषण के साथ उस संज्ञा को जोड़ दिया है, निश्चित रूप से वो संज्ञा हमें उसी विशेषता में प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। पूर्ण क्या होती है, निश्चयात्मकता होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है शुभ्र वसन, शुभ्र वसन। तो अब आप यहाँ पर देखिए दो शब्द इसमें आए हुए हैं, शुभ्र और वसन। तो यहाँ पर आप देखिए शुभ्र शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, शुभ्र शब्द का अर्थ हो जाता है सफेद, और वसन का मतलब क्या हो जाता है, वसन का अर्थ हो जाता है वस्त्र। तो इस प्रकार इनका समास विग्रह हो जाता है, सफेद है जो वस्त्र। तो जब अब वस्त्र को सफेद कह दिया है, यानी वस्त्र की जो विशेषता है वो शुभ्र या सफेद बता दी गई है, तो निश्चित रूप से वो वस्त्र सफेद ही होगा, उसमें कोई अन्य रंग नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषण क्या होते हैं, हमेशा निश्चयात्मक होते हैं। अगर हमने कृष्ण सर्प कह दिया है तो निश्चित रूप से वो सांप काला ही है, वहाँ पर वो सांप आपको सफेद या किसी अन्य वर्ण वाला नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विशेषण क्या होते हैं, निश्चयात्मक होते हैं। अब आप देखिए कि दो शब्द जो आए हैं यहाँ पर कि शुभ्र सफेद और वसन वस्त्र। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, लक्षण जो हम बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, वस्त्र की विशेषता बता रहे हैं। तो किसकी बता रहे हैं, जिसकी बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो अब यहाँ पर समझ चुके होंगे कि विशेष्य पद क्या है, वसन विशेष्य है। और वसन यानी वस्त्र की विशेषता कैसी है, कैसा लक्षण है इसका,
तो वसन का जो विशेषण है वो कौन सा है, तो जो शब्द इसका विशेषण है, जो शब्द इस वस्त्र की विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द है तो वो शब्द कौन सा है, वो शब्द शुभ्र या सफ़ेद है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इस प्रकार अब आप समझ चुके होंगे कि विशेषण और विशेष्य को हम कैसे पहचान सकते हैं। निश्चित रूप से आप इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, ये चीज़ें आपके बहुत ही काम आने वाली है। आगे हम बात कर रहे हैं कि उपमान और उपमेय को हम कैसे पहचानेंगे। तो उपमान और उपमेय को पहचानने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब हम चर्चा कर लेते हैं उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उपमान किसे कहते हैं। तो उपमान किसे कहते हैं, तो आप बताइए, आप जानते ही हैं कि जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाए, तो जिसकी उपमा दी जा रही है वो तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और ये उपमा हम जिसको दे रहे हैं, जिसको उपमा दी जाए वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा जरूरी एक चीज़ हो जाती है कि उपमा शब्द का अर्थ क्या है। तो उपमा शब्द के अर्थ को आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि उपमा क्या है। तो मित्रों, उपमा का तात्पर्य होता है समानता या तुलना या सादृश्यता। तो इस प्रकार से ये अर्थ हो जाते हैं किसके, उपमा के अर्थ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनको एग्जाम्पल में, हम कैसे, उदाहरण में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, चंद्रमुख। चंद्रमुख, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो चांद के जैसा मुख, यानी चांद कैसा है, चांद सुंदर है, तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, चांद के जैसा सुंदर मुख। तो अब आप ये बताइए कि हम उपमा, किसकी उपमा दे रहे हैं। दो शब्द यहाँ पर आपके सामने है। पहला शब्द क्या है, चंद्र यानी कि चांद, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, मुख, जिसका अर्थ आप समझते ही हैं। तो अब आप ये बताइए कि हम उपमा किसकी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बता पाएंगे कि हम उपमा चांद की दे रहे हैं। तो उपमा किसकी दे रहे हैं, उपमा जिसकी दे रहे हैं। तो जिसकी दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो उपमा हम यहाँ किसकी दे रहे हैं, चांद की दे रहे हैं। तो चांद यहाँ क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और चांद की उपमा किसको दी गई है, कि यानी इसके समान किसको बताया गया है। तो यहाँ चांद के समान आप देखोगे मुख को बताया गया है, यानी चांद की जो उपमा किसको दी गई है, जिसको दी गई है वो क्या हो जाएगा, उपमेय। तो मुख को दी गई है, तो मुख यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि विशेषण और उपमान के बीच का अंतर भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसके उदाहरण किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, और किस प्रकार से आप इन उदाहरणों को पहचानते हैं और उनका समास विग्रह करते हैं ये भी चीज़ अब आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं वापस अपने उदाहरणों के बारे में, जिनमें पहला पद क्या है, उपमान है। तो हमारे सामने पहला शब्द आ गया कमल नयन, यानी नयन जो है, आंख जो है, आंखें जो है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपमान जो कमल है वो यहाँ पर पहले आया है, और उपमेय जो नयन है वो यहाँ पर बाद में आया है। तो ये जो उदाहरण है वो बन जाते हैं पूर्व पद उपमान के। अब हम बात करते हैं मृग नयन, यानी मृग के समान नयन। अब मृग के समान यहाँ आकार की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे मृग के नयन चंचल होते हैं, किसी एक स्थान पर टिक करके स्थिर नहीं हो सकते हैं, हर पल वो चंचलता लिए हुए इधर उधर देखते रहते हैं, गर्दन घुमाते रहते हैं। तो उसी प्रकार हिरण के समान जो नयन चंचल है वो यहाँ पर लक्षण किया गया है। तो समास वगैरह क्या हो जाएगा, मृग यानी हिरण के समान चंचल नयन, मृग के समान। आप चाहें तो लक्षण साथ में लिख सकते हैं, केवल मृग के समान नयन लिखें तो भी उचित है, मृग के समान चंचल नयन लिखें तो भी उचित है, मृग के समान चंचल नयन। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो जाता है, एक समास विग्रह हो जाता है। आगे शब्द आया हुआ है पर्वतोच्च, तो इसका समास विग्रह हम क्या करेंगे, पर्वत के समान है जो उच्च, और उच्च का अर्थ क्या होता है,
ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च का अर्थ क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। तो पर्वत के समान है जो ऊंचा। इसी प्रकार शब्द आया है दुग्ध धवल, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दूध के समान। दूध के समान है जो धवल या सफेद। दूध के समान है जो धवल, तो धवल का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सफेद या उजला। आगे शब्द आया हुआ है कोकिल कंठ, तो कोकिल कंठ का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कोकिल का मतलब हो जाता है कोयल, तो हम क्या लिख देंगे कि कोयल के समान। कोयल के समान मधुर है जो, मधुर है जो कंठ, कोयल सी तेरी बोली, वही कोकिल कंठ है। आगे शब्द आ गया है अमृत वचन, तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? अमृत के समान वचन। अब अमृत कैसा है? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, कसैला है, किसी को स्वाद का मालूम नहीं है, इसलिए लक्षण हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। बस जैसे भी वचन है अमृत के समान है, और अमृत अमर है, अमर कर देने वाला है, तो इस प्रकार वचन भी ऐसे हैं जो हमें चित्त विस्मित कर देने वाले हैं, तो वो लक्षण क्या है? अमृत वचन है। अगला शब्द आ गया है पाषाण हृदय, पत्थर के सनम आ गया है मित्रों। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पाषाण यानी पत्थर के समान है जो हृदय, लिख लीजिएगा पत्थर के समान। अब पत्थर कैसा है? कठोर है, ज्ञातव्य लक्षण है, तो आप साथ में लिख सकते हैं कि पत्थर के समान कठोर है जो हृदय, तो ये क्या हो जाएगा? पत्थर हृदय, पाषाण हृदय, इसका समास विग्रह हो जाएगा पाषाण हृदय का। इसी प्रकार आगे शब्द दिया हुआ है सिंधु हृदय, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। सिंधु का मतलब क्या हो जाता है? सिंधु का मतलब हो जाता है समुद्र, तो समुद्र के समान गहरा। अब समुद्र का लक्षण क्या होता है? गहराई का होता है, तो हृदय का भी जो लक्षण होता है वो क्या होता है? गहराई से होता है। हृदय भी, हृदय के भाव भी बड़े गहरे होते हैं, तो लक्षण यहाँ पर लिखा जा सकता है कि सिंधु के समान गहरा है जो हृदय। इस प्रकार से आगे शब्द आया हुआ है वज्र वचन, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? वज्र के समान कठोर है जो वचन। तो इस प्रकार से आपने देखा है वज्र वचन का ये समास विग्रह हो गया। तो इस तरह से हमने कर्मधारय समास के उन उदाहरणों का समास विग्रह किया है जिनमें पहला पद क्या था? उपमान था, और दूसरा पद क्या था? उपमेय था। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो वापस इसका उल्टा हो जाएगा कि यानी उसमें उत्तर पद उपमान हो जाएगा और पहला जो पद है वो किसका हो जाएगा? उपमेय का हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं अब तत्पुरुष समास का जो अगला भेद है। अगला भेद कौन सा है? अगला भेद इसका हो जाता है उत्तर पद उपमान। अब यहाँ पर उपमा जिसकी दी जाएगी वो बाद में आएगा, और उपमेय यानी जिसको उपमा दी जा रही है वो पद यहाँ पहले आ जाएगा। हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे वचनामृत, पुरुष सिंह, तो इस प्रकार से हम पहले इन उदाहरणों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। शब्द इसके और भी बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे शब्द आ गया नरसिंह, चरण कमल, या शब्द आ जाएगा कर कमल, शब्द आ जाएगा पाद पद्म, शब्द क्या हो जाएगा? पाद पद्म। तो इस प्रकार से कुछ शब्द इसके बन जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चरणामृत के, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सामान्य सी चीज़ और बता दूं मित्रों, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर समास चैप्टर से हटा करके थोड़ा सा अलंकार चैप्टर की तरफ ले जाता हूँ। आपने ज़रूर दो अलंकारों के नाम सुने होंगे, उपमा और रूपक। ये दो अलंकार आपने
ज़रूर नाम सुने होंगे, इनके उदाहरण भी आपने देखे होंगे, इनके लक्षण भी आपने देखे सुने पढ़े होंगे, सीखे समझे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके उदाहरणों में भ्रमित हो जाते हो। तो मैं आज आपको उसका एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, जिससे इन दोनों के बीच का जो भटकाव है वो भटकाव समाप्त हो जाएगा। भटकाव का जो मूल कारण होता है वो कारण ये होता है कि दोनों ही अलंकारों में आने वाले जो शब्द होते हैं वो समान होते हैं, या दोनों में ही किसका कथन होता है, उपमान और उपमेय का कथन होता है, दोनों में होता है कथन। अब इसमें एक में अभेद आरोप होता है और एक में भेद के साथ आरोप होता है। तो किस प्रकार से आप इन आरोपों को, इन उदाहरणों को पहचानोगे, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं कि जहां पर पहला शब्द उपमान हो, पहला शब्द क्या हो, उपमान हो, और दूसरा शब्द क्या हो, उपमेय हो, वहां पर अलंकार कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। जिसमें आप देखोगे पहला शब्द हमेशा क्या होगा, उपमा, और दूसरा शब्द क्या होगा, उपमेय होगा। उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सभी उदाहरणों में आप देखोगे तो इन लक्षणों का क्रम आप इसी प्रकार से पाओगे। कहीं पर भी उपमेय पहले आ गया हो और उपमान बाद में आ गया हो, ऐसे उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है मित्रों। लेकिन रूपक अलंकार जो है ये इसका उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा। इन रूपक अलंकार में जो पहला कथन है वो किसका हो जाता है, उपमेय का हो जाता है, और दूसरा जो कथन होता है वो किसका हो जाता है, उपमान का हो जाता है। यानी रूपक अलंकार के उदाहरणों को जब आप देखोगे तो वहाँ हमेशा आपको उपमेय पद पहले मिलेगा, यानी हम जिसको उपमा दे रहे हैं वो पद पहले मिलेगा, और वो उपमा हम जिसकी दे रहे हैं वो पद आपको बाद में मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे मैंने एक शब्द यहां पर लिखा है सिंह पुरुष, और दूसरा शब्द मैंने लिख दिया है इन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके पुरुष सिंह। वही चंद्रमुख और मुख चंद्र भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण आप लिख सकते हो। सिंह पुरुष, यहां जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो आप इसका समास विग्रह क्या करोगे भाई, शेर के समान पुरुष। अब शेर का लक्षण वीरता से होता है, उग्रता से होता है, तो वैसे ही लक्षण यहाँ पर किस में बताए जा रहे हैं, पुरुष में बताए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका समास विग्रह कुछ इसी प्रकार से करोगे कि सिंह के समान पुरुष, सिंह के समान पुरुष। तो ये तो हो जाता है सिंह पुरुष का समास विग्रह। लेकिन जैसे ही आपके सामने एक शब्द आ जाता है पुरुष सिंह, तो अब आप इसका समास विग्रह कैसे करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसका समास विग्रह ऐसे ही करेंगे, पुरुष रूपी सिंह। क्योंकि रूपक अलंकार जहां भी होता है वहां पर हम इन दो शब्दों के बीच में क्या लगा देते हैं, रूपी शब्द को निश्चित रूप से लगाते हैं। तो पुरुष पहला शब्द है जो कि उपमेय है, सिंह दूसरा शब्द है जो कि उपमान है, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या लगाना है, रूपी लगाना है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, पुरुष रूपी सिंह। यदि आपने कर्ण का शौर्य कविता पढ़ी है तो निश्चित रूप से उस कविता में आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो भय निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो तो कहता हूँ आज एक चिरगूढ़ वचन, कि कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, पर मन ही मन तुझसे बड़ा वीर इसे मानता आया हूँ। जहाँ पर कर्ण के युद्ध कौशल को देख करके और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पुरुष रूपी सिंह का युद्ध देख करके तो आज मेरे नयन ही धन्य हो गए हैं। और यहाँ पर वो अर्जुन को ये भी कहते हैं कि मैं कर्ण और अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारा, मैं तुम दोनों का पराक्रम अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अपने मन से यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से कर्ण को मैं तुमसे श्रेष्ठ योद्धा कहता हूँ। तो इसी प्रकार वहाँ पर जो ये शब्द आया है पुरुष सिंह है, जिसमें पुरुष रूपी सिंह उसका अर्थ हमने लिया था, जहाँ पर पुरुष जो है उसको शेर का रूप माना गया है, पूर्ण रूप से शेर के समान ही नहीं माना गया है, उसका आंशिक रूप माना गया है। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं इनको हम समझते हैं, इन दोनों के बीच के हम अंतर को समझते हैं। सिंह पुरुष में आप देखते हैं कि उपमान पहले आ गया है, जबकि पुरुष सिंह में उपमान बाद में आ गया है। तो यही रूपक और उपमा अलंकार के बीच का एक बड़ा अंतर है। आशा करता हूं अब आप ये अंतर समझ गए होंगे। और इसी के साथ अब हम चलते हैं इन उदाहरणों पर, जहां पर आप जिस तरह से बीच में रूपी लगाते आए हैं उपमान और उपमेय और उपमान के बीच में, वैसे ही रूपी लगाते हुए आप इन सभी शब्दों का समास विग्रह
निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो जैसे कि शब्द आया है अपने सामने, पहला शब्द आया है वचनामृत, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत। इसी प्रकार दूसरा शब्द क्या आ गया है? पुरुष सिंह आ गया है। तो जैसा कि आपने अभी समास विग्रह किया है, क्या हो जाएगा? पुरुष रूपी सिंह। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है नर सिंह, तो इसका भी क्या हो जाएगा समास विग्रह? नर रूपी सिंह। चरण कमल का क्या हो जाएगा? चरण रूपी कमल। ये जो नीचे पाद पद्म लिखा हुआ है, इसका अर्थ भी यही होता है। पाद का मतलब चरण होता है, पद्म का मतलब कमल होता है। केवल शब्दों के फेर में उलझाया गया है, ज़्यादा अंतर कहीं पर भी नहीं है। कर कमल का क्या हो जाएगा? कर रूपी कमल। हाथ रूपी कमल, अपने कर कमलों से उद्घाटन किया, तो कर रूपी कमलों से उद्घाटन किया। पाद पद्म का क्या हो जाएगा? पाद यानी कि चरण, पैर। चरण रूपी पद्म, पद्म का मतलब क्या होता है? कमल हो जाता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का हमने समास विग्रह किया है। कुछ शब्द और भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मुखचंद्र, या आपको शब्द मिल जाएगा संसार सागर। तो इस प्रकार से तो इन शब्दों का भी समास वगैरह आप जैसे करते आए हैं, इसी प्रकार से कर सकते हैं। मुखचंद्र का क्या हो जाएगा? मुख रूपी चंद्र। और इसी प्रकार संसार सागर का समास वगैरह क्या हो जाएगा? संसार रूपी सागर। तो इस प्रकार से हमने इस बार जिन उदाहरणों का सॉल्यूशन किया है, जहाँ विशेषण विशेष्य थे, यहाँ पर आपने देखा था कि उपमेय का कथन जो है वो पहले किया गया है और उपमान का जो कथन है वो बाद में किया गया है। यानी उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है वो इन सभी में उपमान का है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं कुछ नए प्रकार के और उदाहरणों की। तो मित्रों, कर्मधारय समास के अंतर्गत कभी कभी ऐसे उदाहरण भी आते हैं जहां दोनों ही कथन विशेषण के होते हैं, कोई भी पद विशेष्य नहीं होता है। तो मैं आपको कर्मधारय समास का ऐसा ही एक और पांचवा भेद बताने जा रहा हूं, जिसमें आप क्या पढ़ोगे? उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण। यहां पर आप देखेंगे कि उभय शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। उभय शब्द का अर्थ होता है दो, युगल, युगल या दो के लिए उभय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम जो उदाहरण लिखेंगे उसमें कोई भी पद विशेष्य का नहीं होगा, दोनों ही शब्द किसके होंगे? विशेषण के होंगे। तो आप इसके उदाहरणों पर आइए। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है हरित सघन, या मैंने शब्द लिख दिया है नील पीत, या मैंने शब्द लिख दिया है खटमीठा, हरा भरा। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण, और भी बहुत से उदाहरण हैं, हम आगे और भी उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो पहला शब्द हमने लिखा है हरित सघन, आप एक बार इसकी विवेचना पर आ जाइएगा, इस पर चर्चा कर लीजिएगा। पहला शब्द इसमें आया है हरित और दूसरा शब्द इसमें आया है सघन। सबसे पहले यदि हम इसके अर्थ की चर्चा करें तो हरित शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? हरा, और सघन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? घना। तो घना शब्द भी क्या है? विशेषण है। वह घने जंगल में खो गया, तो जंगल कैसा था? घना था। जंगल की विशेषता क्या थी? घनी थी। तो घना शब्द क्या हो जाता है? एक विशेषण हो जाता है। और हरे पत्ते, ऐसा एक हरित पत्र उदाहरण लिख करके हमने पहले ये समझ लिया है कि हरित शब्द क्या है? हरा इसका अर्थ है, और ये शब्द विशेषण है। तो आप देखिए यहाँ पर हरा भी विशेषण है, घना भी विशेषण है, दोनों ही शब्द क्या है? विशेषण है। तो अब ऐसे पदों का हम समास विग्रह कैसे करेंगे? तो ऐसे पदों का समास विग्रह करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। जो खाली जगह है वह खाली जगह भी है। इसी तरीके से अब आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें हरित सघन की, तो जो हरा है वह सघन या घना भी है।
तो इस प्रकार से ये इसका समास विग्रह हो जाता है। इसी प्रकार से आप इन सारे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। एक ही फॉर्मेट है, जो खाली जगह है वह खाली जगह भी है। कितने ही उदाहरण आ जाए आप सोल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हरित सघन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, जो हरा है वह सघन यानी घना भी है। इसी प्रकार शब्द आ गया है नील पीत। तो नील का मतलब आप जानते हैं नीला और पीत का मतलब आप जानते हैं पीला। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जो नीला है वह पीला भी है। आगे शब्द आ गया खटमीठा। तो इसका समास विग्रह क्या करोगे। अब आपके मन में ये भ्रम होता होगा कि यार इन शब्दों में द्वंद्व समास क्यों नहीं हुआ। तो मित्रों, द्वंद्व समास के लिए शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का आना जरूरी है। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है और शब्दों के मूल रूप में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने यहाँ पर शब्द लिखा है खटमीठा, अगर यही शब्द आ जाए खट्टा मीठा तो निश्चित रूप से आप और हम इसमें क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शब्द देखिए, शब्द का रूप भी जो है वो बदल गया है कहीं न कहीं, और शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का भी कोई प्रयोग नहीं हुआ है, और इसीलिए ये शब्द जो है वो उभय पद विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। खट्टा भी विशेषण है, मीठा भी विशेषण है, दोनों चीज़ें एक दूसरे में मिलकर के एकाकार हुई है। अगर कोई आपको गन्ना खिला करके पूछे, गन्ने का रस पिला करके पूछे कि कैसा लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप क्या कहोगे, मीठा लग रहा है, मीठा है। यदि कोई कच्ची इमली खिला करके आपको पूछे या कच्ची केरी खिला करके पूछे तो आप यही कहोगे कि अब ये कैसी लग रही है, तो ये खट्टी लग रही है। लेकिन सोचिए कोई पार्ले जी मैंगो बाइट खिला करके पूछे तो क्या कोई खट्टा या कोई मीठा, कोई एक विकल्प आप चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। वो खट्टी भी है, वो मीठी भी है। खट्टी कैसी है, कुछ कुछ मीठी जैसी है, और मीठी कैसी है, कुछ कुछ खट्टी जैसी है। तो इस प्रकार से इनके समास विग्रह हो जाते हैं कि जो खट्टा है वह मीठा भी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे में घुली मिली है, किसी एक को जस्टिफाई करना असंभव सा हो जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं हरा भरा। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, जो हरा है वह भरा भी है, जो हरा है वह भरा भी है। तो इस प्रकार से शब्द हो जाएगा हरा भरा। मैंने और भी उदाहरणों की बात की थी, तो निश्चित रूप से मैं आपको और भी उदाहरण बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है श्वेत श्याम, और मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है रक्त पीत, और शब्द लिख दिया है जीर्ण शीर्ण, और मैंने शब्द लिख दिया है मोटा ताजा। तो मित्रों, इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास ही है जब तक इनके बीच में योजक चिन्ह नहीं आता है। यदि इन दोनों के बीच में, मोटा और ताजा के बीच में यदि योजक चिन्ह आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा, तो मामला द्वंद्व समास में चला जाएगा। यहाँ योजक चिन्ह नहीं है तब तक कुशल मंगल मनाओ आप, खैर मनाओ आप, और यहाँ पर आप कर्मधारय समास के अनुसार इसका समास विग्रह कीजिएगा। हमने शब्द लिखा है श्वेत श्याम, तो आप इसका समास विग्रह क्या करोगे कि भाई श्वेत श्याम में जो सफ़ेद है वह क्या है? गलत बात बेटा, सांवला का मतलब काला नहीं होता है, सांवला का मतलब सांवला होता है। क्या होता है? हाँ, श्याम, सांवला। तो आप लिखिएगा जो सफ़ेद है वह सांवला भी है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं रक्तपीत की। तो इसका मतलब क्या? रक्त का मतलब कोई खून का प्यासा नहीं है। यहाँ पर कहीं ये गलती आप ना पाली, रक्तपीत जो खून पीता हो, कोई खून का प्यासा हो, ऐसा नहीं है। रक्त का मतलब, रक्त वर्ण किसे कहा जाता है? लाल वर्ण को, लाल रंग को कहा जाता है। और पीत का मतलब पीना नहीं होता है, यहाँ पर पीत का मतलब हो जाएगा पीला। तो समास विग्रह आप समझ गए होंगे, जो लाल है वह पीला भी है, रक्तपीत है। इसी प्रकार जीर्ण शीर्ण, जीर्ण का मतलब क्या होता है? झीना, और शीर्ण का मतलब क्या होता है? दुर्बल, खंडित, है ना। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? जो झीना है या दुर्बल है वह खंडित भी है। वह क्या है? खंडित
भी है। तो इस प्रकार से ये शब्द हो जाते हैं जीर्ण शीर्ण। आगे शब्द आ गया मोटा ताजा, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, जो मोटा है वह ताजा भी है। तो इस प्रकार से ये समास विग्रह हो जाता है मोटा ताजा। तो इस प्रकार हमने जो उदाहरण पढ़े हैं मित्रों, इन उदाहरणों में आपने देखा है कि दोनों ही पद किसके हैं, विशेषण के हैं। कहीं पर भी कोई पद इसमें विशेष्य का नहीं है। यहाँ तक कर्मधारय समास अभी समाप्त नहीं हुआ है मित्रों। एक आपको विशिष्ट भेद मैं आपको और बताने वाला हूँ, और उसको मैंने नाम दिया है रूपक पद। मैंने क्या नाम दिया है, रूपक पद नाम दिया है। और मैंने इसका लक्षण निर्धारण भी कुछ इस प्रकार से किया है कि जहां दोनों पद एक दूसरे के विशेषण बन जाए, यानी कि इसके अंतर्गत हम कभी कभी आपने देखा होगा कि कर्मधारय समास के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं जहां ना तो कोई विशेषण होता है ना कोई विशेष्य होता है, मगर फिर भी समास कर्मधारय होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर एक पशुधन, पशुधन हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है। इसमें दो शब्द आप जानते हैं जुड़े हुए हैं। पहला शब्द क्या है, पशु, और दूसरा शब्द क्या है, धन। अब आपको मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है या कौन सा शब्द उपमान है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी शब्द को चुनने की स्थिति में नहीं होंगे। मगर फिर भी ये बात सच है कि पशुधन जो शब्द है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, हम जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जहाँ दो पद ही एक दूसरे के विशेषण बन जाए, विशेषक बन जाए, उन पदों को क्या हम मानते हैं, रूपक पद का नाम दे देते हैं। तो आप इसका लक्षण कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि जहां दोनों ही पद एक दूसरे के विशेषक बन जाते हैं, उन्हें रूपक पद कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, रूपक पद कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत कोई सामान्यतः विशेषण विशेष्य या कोई उपमान उपमेय का संबंध नहीं होता है। दोनों शब्द सामान्य संज्ञाएं होती है, लेकिन उनका प्रयोग इस अवस्था में किया जाता है कि ये शब्द उसकी विशेषता बताए और वो शब्द इसकी विशेषता बताए। यहाँ पर आप देखोगे तो पशुओं को किस रूप में संचित किया है, धन के रूप में संचित किया है, और धन को किस रूप में संचित किया है, पशुओं के रूप में संचित किया है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो क्या है, एक दूसरे के रूप हैं। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है, रूपे लगाया गया है। तो पशु रूपी धन इसका समास विग्रह हो जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द हम यहाँ पर और लिखने वाले हैं। जैसे हमने पहला शब्द तो लिख लिया पशुधन, इसी प्रकार एक शब्द और आ जाएगा विद्याधन, इसी प्रकार एक शब्द और आ जाएगा तपोधन, ज्ञान राशि, बुद्धि बल, यशोपताका। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। और आप जानते हैं इन सभी पदों में ना तो कोई शब्द विशेषण है ना ही कोई शब्द विशेष्य है, मगर फिर भी इन शब्दों में समास कर्मधारय जरूर है। तो इन कैसे हैं, इनका समास विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों पशुधन का समास विग्रह हो जाएगा पशु रूपी धन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना तो पशु विशेषण है ना धन विशेषण है, ना पशु उपमान है ना धन उपमान है, मगर फिर भी समास कर्मधारय है। तो उसका कारण यही है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के रूप बने हुए हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विशेषण बताने वाले यानी विशेषक बने हुए हैं। विद्याधन में भी क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन। तपोधन में क्या हो जाएगा, तप रूपी धन। ज्ञान राशि में क्या हो जाएगा, ज्ञान रूपी राशि। इसी प्रकार से शब्द आ गया है बुद्धि बल, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, बुद्धि रूपी बल। और उसके बाद में शब्द आ गया यशोपताका, तो मित्रों इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, यश रूपी पताका। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने कर्मधारय समास का अब पूरी तरह से
अधिगम कर लिया है, हमने कर्मधारय समास के हर स्थिति को, हर विकल्प को टटोल लिया है। कर्मधारय समास के अंतर्गत जो बनने वाले उदाहरण हैं वो जो मैंने बताए हैं, इन्हीं 6 प्रकार के उदाहरण बनते हैं, जो आप पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यदि एक बार उनको देखोगे, उनका मूल्यांकन करोगे, तो आपको इस बात का स्वतः पता चल जाएगा कि कर्मधारय समास के अंतर्गत किस किस प्रकार के शब्द आते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे अगले समास के बारे में, और अगला समास हमारा होगा द्विगु समास, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जाने से पहले एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि अपडेट्स आप तक नियमित रूप से पहुँचते रहें। और वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जो मैंने पढ़ाया है निश्चित रूप से आपके समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई कठिनाई रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी समस्या हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हम आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर समस्या का पूर्ण समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। धन्यवाद।